सुशीला एक बहुत गरीब लड़की थी। परिवार में उसके बीमार पिता रहा करते थे। सुशीला अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया करती। सुशीला में लेकिन एक कमी थी कि उसकी गर्दन काफी लंबी थी, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। लेकिन कभी भी सुशीला ने अपनी लंबी गर्दन को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर और अपने पिता के ऊपर ध्यान था। सुशीला 2-4 पैसे कमाने के लिए ईंट पत्थर उठाने का काम किया करती थी। ऐसे ही एक बार सुशीला सिर पर एक पत्थर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रही थी। लंबी गर्दन होने के कारण उसके गर्दन में मोच आ जाती है और वो ईंट पत्थर नीचे रखकर अपनी गर्दन पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ काम करवाने वाला ठेकेदार आता है और ठेकेदार सुशीला से कहता है, क्या हो गया तुझे? आराम करने के पैसे नहीं देता मैं, जो यहाँ बैठकर आराम से अपनी इस लंबी सी गर्दन को सहला रही है। मालिक, लंबी गर्दन होने के कारण फिर गर्दन में मोच आ गई। लग रहा है कि अब मैं ईंट पत्थर नहीं उठा पाऊंगी। मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। आधा दिन का जो मैंने काम किया, आप मुझे आधे दिन के पैसे दे दीजिए। मैं घर जाऊं और अपने लिए कुछ दवाइयाँ ले लूं ताकि मेरी गर्दन ठीक हो। तुझे पैसे तब मिलेंगे ना तूने जब काम किया हो। आज सुबह से देख रहा हूँ कि तूने बिल्कुल भी एक पत्थर नहीं उठाया, बल्कि बार बार अपनी गर्दन में ही लगी हुई है। एक काम कर, तू अपने घर जा, आज के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। लेकिन मालिक, मैंने आधे दिन का काम किया है, तो आज के दिन का तो पैसा आप दे दो। बोला ना कि तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुझे घर जाना है तो जा, काम करना है यहाँ पर तो अगले दिन काम पर आना, वरना मत आना। लेकिन तुझे पैसे नहीं मिलेंगे आज के। गरीबी और मजदूरी को देखते हुए सुशीला बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर आ जाती है। ऐसे ही अब दिन बीत जाते हैं। सुशीला के पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। सुशीला के पिता गांव के मुखिया के पास जाते हैं और अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। गांव के वो मुखिया काफी दयालु थे और वो खुद सुशीला की शादी गांव के ही मोहन नाम के लड़के से करवा देते हैं। शादी के बाद सुशीला के साथ कुछ भी ठीक नहीं था। उसे अक्सर उसकी सास विमला उसकी लंबी गर्दन के लिए उसको ताने दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला को खाना बनाने में लेट हो जाता है। तभी उसकी सास विमला उसको ताने देते हुए उससे कहती है, अरे ओ जिराफ सी गर्दन वाली बहू, खाना बनाया या नहीं, या फिर मुझे भूखे पेट सारा दिन इंतजार ही करना पड़ेगा कि महारानी अब खाना बनाएंगी और मैं अब खाऊंगी। बस माँ जी, थोड़ी देर में खाना बनके तैयार हो जाएगा। अरे ना शक्ल अच्छी है, ना शरीर अच्छा है, ना ही भगवान ने तुझे अमीर बना के भेजा है। तेरी गर्दन देख के तो मुझे शर्म आती है कि समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी कि मेरी ऐसी बहू है। अरे किस किस का मुंह बंद करूंगी। सब कहते हैं कि अपनी बहू का मुंह दिखाई करो, लेकिन जब मैं मुंह दिखाई करूंगी तो लोग मुंह दिखाई नहीं बल्कि तेरी गर्दन दिखाई करके चले जाएंगे और मेरी बेइज्जती तो होनी ही है। माँ जी, मेरी गर्दन लंबी है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। शरीर की बनावट तो भगवान की देन है, ये हमारे बस में नहीं होता। ना इस दुनिया में भगवान ने किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को छोटा, किसी को लंबा। ऊपर वाले की बनाई हुई कोई भी चीज खराब नहीं होती। मेरी गर्दन भले ही लंबी है, लेकिन मैंने आज तक भगवान से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान ने कुछ भी बेकार नहीं बनाया। ज्यादा लंबी लंबी बातें फेंकने की जरूरत नहीं है। अरे हद होती है अपनी तारीफ करने की। माँ जी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बस इतना बोल रही हूँ कि मुझे भी भगवान नहीं बनाया और भगवान की कोई चीज कभी बेकार नहीं होती। विमला अपनी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मुखिया जी के कहने पर उसने अपने बेटे मोहन की शादी सुशीला से करवा दी थी। अब किसी भी तरह से सुशीला से अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी, ताकि मुखिया की बात भी रह जाए और सुशीला से पीछा छूट जाए। ऐसे ही एक दिन सुशीला छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है। विमला मौका देखकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। थोड़ी ही देर बाद सुशीला सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही होती है। सुशीला की नजर सीढ़ियों पर गिरे हुए तेल पर चली जाती है और वह साइड से खुद को बचाते हुए नीचे आ जाती है। ये देख विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, मेरा प्लान तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। ये लंबी गर्दन बच कैसे गई? इसको तो सीढ़ियों से गिर के मर जाना चाहिए था, ताकि मेरे बेटे के सर से इस लंबी गर्दन का पीछा छूट जाए।
मैं अपने बेटे के लिए एक नई बहू लेकर आऊंगी जो कि बहुत सुंदर हो। ऐसे ही आए दिन विमला अपनी बहू सुशीला को जान से मारने की फिराक में थी। वो उसे मारने के 50 मौके ढूंढ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला अपने कमरे में सो रही होती है। विमला मौका देखकर उसके कमरे के चारों ओर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा देती है। आग लिपटते धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। तभी सुशीला सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे कमरे में आग कैसे लग गई? मोहन जी कमरे में सो रहे हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कुछ भी करके मोहन जी को बचा लो। ये सुनकर विमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कमरे में उसकी बहू नहीं बल्कि उसका बेटा सो रहा था। अब विमला की जान अटक पड़ी थी, क्योंकि अपने ही बेटे को बहू समझकर उसके चारों ओर उसने आग लगा दी थी। ये देख विमला को बहुत रोना आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है आखिरकार वो ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तभी सुशीला किसी तरह से पानी और कंबल की मदद से आग को बुझाती है, लेकिन फिर भी मोहन थोड़ा बहुत आग में जल जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर मोहन का इलाज कर ही रहे होते हैं। तभी विमला रोते हुए सुशीला से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। आज मेरे बेटे की हालत मेरी वजह से है। मैंने ही तुझे मारने के लिए कमरे के चारों ओर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दिया और मैं इस बात से अनजान थी कि कमरे में तू है या मेरा बेटा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि कमरे में तू है, लेकिन सही कहा है किसी ने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं भगवान उसे खुद उस गड्ढे में गिरा देते हैं। और आज मेरे बेटे के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत करती हो कि आप मुझे मारने का सोच रहे थे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा तो इस चीज का लगा कि मोहन जी हॉस्पिटल में और मैं उन्हें नहीं बचा पाई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। मोहन की हालत पहले से ठीक थी। कुछ दिन तक मोहन को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था और इस दौरान सुशीला घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। ये देखकर विमला को बहुत पछतावा होता है और अपनी गलती का एहसास भी कि उसने अपनी बहू को एक कमी के कारण उसके साथ ये सब करना चाहा। कुछ दिनों बाद मोहन भी घर आ जाता है। मोहन के घर आने के बाद सुशीला अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप मुझसे वादा करो कि मोहन जी को आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि आपने मुझे मारने के लिए कमरे में आग लगाई थी और उसी वजह से उनकी ये हालत है। अगर उनको ये पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती कि एक माँ और बेटे के बीच में दरार आए। तू कितनी अच्छी और संस्कारी बहू है। मैंने हमेशा तेरा बुरा चाहा और आज मुझे खुद पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है बहू। इस तरह से विमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद उसकी बहू उसे माफ भी कर देती है और अब हंसी खुशी वो सब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। काजल शुरू से ही अमेरिका में पली बड़ी होती है, पर उसकी माँ हमेशा से यही चाहती थी कि उसकी बेटी इंडिया में रहे और इंडिया के तौर तरीके और वहाँ के कल्चर को अपनाए। इसलिए जब काजल के लिए अमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है तो वह काजल की शादी अमन से करवा देती है। वहीं दूसरी ओर अमन की बहन अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी भाभी अमेरिका से आ रही थी। लेकिन जैसे ही अमन काजल को अमेरिका से घर लाता है तो अमन की माँ नीतू काजल के टाइट और छोटे कपड़े देख काजल से बोलती है, अरे बहू, तुमने अभी तक इतने छोटे और टाइट कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती क्या? माँ जी, दिक्कत किस बात की है? मैं शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती आ रही हूँ और मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उससे पहले मैं तेरी आरती तो उतार लूँ। इस तरह से नीतू अपनी नई बहू की आरती उतारती है और काजल घर के अंदर आती है। अब अमन काजल को अपने घर के सदस्यों से मिलवाता है, जिसके बाद काजल अमन से बोलती है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मैं यहाँ के तौर तरीके जल्दी सीख जाऊंगी। वैसे अमन, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी एक छोटी बहन है अंजलि, वो कहाँ है? अंजलि अभी कॉलेज गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। इतनी देर में तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ, बहुत दूर से आए हो ना, थक गए होंगे। और बहू तुम जाके कोई सूट पहन लेना, तुम्हारे ये कपड़े बहुत टाइट हैं।
नीतू के बोलने पर काजल अपने रूम में चली जाती है, पर अब भी वो टाइट कपड़े ही पहनती है। उसकी टाइट शॉर्ट्स, जीन्स और क्रॉप टॉप को देख अमन काजल से बोलता है। मैं क्या कह रहा था काजल कि अभी हम घर में हैं तो कुछ भी पहन सकती हो, तुम्हें इतने टाइट कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अमन कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि शादी के बाद भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, और तुमने भी मुझे कहा था तुम्हें मेरे टाइट कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम मुझे अभी ये ढीले कपड़े पहनने के लिए और दूसरे कपड़े पहनने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हो? काजल, क्योंकि ये इंडिया है और मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालातों की है, और हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं यहाँ की औरतें भी बातें बनाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे फिगर को लेकर या तुम्हारे कपड़ों को लेकर कोई कमेंट करे। अमन की बातें सुनकर काजल का मूड ऑफ हो जाता है और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी नीतू उन दोनों का बाहर खाना खाने के लिए आवाज लगाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी लड़ाई को साइड में रखकर हंसते हुए एक साथ बाहर जाते हैं। लेकिन जैसे ही काजल उन कपड़ों में बाहर आती है तो नीतू अपनी बहू से ऐसे कपड़े देखकर एक बार फिर से बोलती है, पता नहीं कौन से दर्जी से तूने अपने ये कपड़े सिलवाए हैं, कल मुँहे ने तेरे सारे कपड़े टाइट कर दिए हैं। माँ जी, मुझे टाइट कपड़े पहनने पसंद है। एक्चुअली मैं खुद को ऐसे कपड़ों में ही कंफर्टेबल फील कर पाती हूँ, और वैसे भी कहते हैं ना, जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो आपको वही कपड़े वेयर करना चाहिए। वो सब खाने के टेबल पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंजलि भी घर आ जाती है और अपने सामने अपनी गोरी मेम जैसी भाभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उससे भी ज्यादा खुशी अंजलि को इस बात की होती है कि उसकी भाभी भी उसी की तरह छोटे और टाइट कपड़े पहनने वालों में से एक है। जिसके बाद अंजलि अपनी भाभी के गले लगती है और अपनी भाभी से बोलती है, वाह भाभी, आप कितनी प्यारी हो। आप बिल्कुल वैसी ही भाभी हो जैसी मुझे चाहिए थी। आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल मेरे ड्रेसिंग सेंस की तरह है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी भाभी ऐसी हो जो मेरी तरह कपड़े पहने, और आप बिल्कुल वैसी है। चलो, इस घर में कोई तो आया जो मुझे कपड़ों के लिए सपोर्ट करेगा, ना कि सुनाया करेगा। तो तुम हो मेरी प्यारी छोटी ननंद। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब अंजलि भी अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाती है। अब अगले दिन काजल की मुंह दिखाई होती है और नीतू अपने हाथों में साड़ी और कुछ गहने लेकर काजल के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, इसीलिए ये साड़ी तुझे पहनना पड़ेगा। और हाँ, कुछ गहने लेकर आई हूँ। देख बहू, आज तू ये साड़ी और गहने पहनकर शाम को नीचे आ जाना, मेरी इंसल्ट मत करवाना, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं घर में। इतना बोलकर नीतू वो साड़ी और गहने रखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद काजल भी अपनी सास की लाज रखने के लिए वो साड़ी और ब्लाउज पहन लेती है, लेकिन वो ब्लाउज काफी ज्यादा ढीला होता है जो कि काजल को अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद काजल साड़ी को रखकर अपना एक गाउन निकाल लेती है जो कि काफी टाइट होता है। उस गाउन को पहनकर काजल नीचे आती है, जहां आए सभी मेहमान काजल के टाइट कपड़े देख आपस में बातें करने लगते हैं। साथ ही कुछ लड़के भी उसका फिगर देखकर एक दूसरे से बोलते हैं, भाई अपने अमन भाई की तो निकल पड़ी, क्या सही माल लेकर आया है अमेरिका से। एक तो बिल्कुल गोरी मेम जैसी दिख रही है, दूसरी क्या फिटिंग के टाइट कपड़े डाले हुए हैं, पूरा फिगर कपड़ों के ऊपर से नजर आ रहा है। भाई तू तो बिल्कुल सही बोल रहा है, काश की ऐसी कोई लड़की हमें भी मिल जाए। इस तरह से बात करते हुए वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं, लेकिन ये सब कुछ अमन देख लेता है और उन दोनों लड़कों की बातें सुनकर अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहीं नीतू भी देखती है कि सभी लोग आपस में खुसर-फुसर कर रहे हैं और उसकी बहू के टाइट कपड़ों को लेकर बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ अमन से अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद अमन काजल का हाथ पकड़कर काजल को अपने रूम में ले जाता है और उससे बोलता है, काजल, ये सब कुछ क्या है? आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, घर में न जाने कितने मेहमान आए हुए हैं, वो सब तुम्हारे इस टाइट कपड़ों को लेकर तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं पार्टी में जो कमेंट पास कर रहे हैं। अपने बारे में ना सही, कम से कम हमारे बारे में तो सोच लेती। आज के दिन तो तुम कोई ढंग के कपड़े पहन लेती। बिना सच जाने तो मुझ पर नहीं चला सकते अमन। मैं माँ जी की दी हुई साड़ियाँ ही पहन रही थी, परंतु तुम्हारी माँ ने जो साड़ी दी उसका ब्लाउज इतना ज्यादा ढीला है कि मैं उसे नहीं पहन पाई, और मेरे पास कोई दूसरी साड़ी नहीं रखी थी। बस इसलिए मैंने ये गाउन पहना, और इस गाउन में मेरा पूरा शरीर ढका हुआ है। फिर भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है? काजल, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने से कोई एतराज नहीं है, और ना ही माँ को।
बस माँ और मैं यही चाहते हैं कि तुम इतने ज्यादा टाइट कपड़े ना पहनो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, सब तुम्हें गंदी नजरों से देखते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बीवी को गंदी नजरों से देखे। इतना बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है और उन दोनों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब काजल और अमन एक दूसरे से बात भी नहीं करते। ये सब कुछ देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अंजलि अपनी भाभी को ही सपोर्ट करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अंजलि के साथ बाहर मार्केट में जाती है। उसका जींस टॉप इतना ज्यादा टाइट होता है कि जब काजल कुछ सामान उठाने के लिए नीचे झुकती है तो पीछे से उसकी जीन्स फट जाती है, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग काजल का बहुत मजाक बनाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर काजल बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि ज्यादा टाइट कपड़े पहनना तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है ही नहीं और ना ही ऐसी जगहों पर पहनने के लिए अच्छा है जहाँ के लोगों की सोच गिरी होती है। इसके बाद से काजल टाइट कपड़े पहनना छोड़ देती है और ये देखकर अमन और नीतू दोनों बहुत खुश होते हैं। शंकर नाम का लड़का शिव मंदिर में जाता है और तभी बेला नाम की एक लड़की का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है कि तभी शंकर आकर उसे थाम लेता है और बेला को देखकर शंकर को पहले ही नजर में बेला से प्यार हो जाता है और मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर लड़की है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो जैसे ये कोई अप्सरा हो। शंकर बेला को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है और मन ही मन सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी बेला उससे बोलती है, मैं ठीक हूँ, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। बेला के इतना बोलते ही शंकर उसे छोड़ देता है, जिसके बाद बेला नीचे जमीन पर गिर जाती है। आउच, मेरी कमर। अब सॉरी, मुझे माफ करना, वो दरअसल मैं भूल गया था। आपने बोला कि छोड़ दो तो मैंने आपको छोड़ दिया। अब बेला उठने लगती है और तभी शंकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बेला से बोलता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अब बेला शंकर का हाथ पकड़कर उठ जाती है और उसे धन्यवाद बोलकर जाने लगती है, लेकिन शंकर उससे बोलता है, सुनिए मिस, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वैसे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया, क्या करूं? इसे अपने बारे में बताऊं या नहीं? नहीं नहीं, इंसान है ये, सांप से डरते हैं इंसान। अगर इसे पता चल गया कि मैं नागिन हूँ तो पता नहीं ये क्या करेगा। हेलो मैडम, आप क्या सोचने लगी? कहीं आप गूंगी तो नहीं है? मैं बोल सकती हूँ और मेरा नाम बेला है। मैं यहाँ घूमने, मेरा मतलब है यहाँ जॉब करने आई हूँ और मैं बस यहाँ अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रही थी। बहुत अच्छा नाम है आपका। मेरा नाम शंकर है। वैसे इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलो, मैं आपको एक किराए पर कमरा दिला देता हूँ। अब शंकर बेला को अपने साथ ले जाता है और अपने घर के पास वाले ही एक घर में एक कमरा किराए पर दिला देता है, जिसके बाद बेला उस घर में रहती है। और एक दिन जब वो घर के बाहर शंकर को देखती है तो उसके पास जाकर शंकर से बोलती है, वो दरअसल मैं यहाँ नई हूँ, मुझे इस शहर के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं घर में बैठी बैठी अकेले बोर हो रही थी तो मैंने सोचा। अरे बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, मैं तो यहाँ आप ही के लिए आया हूँ। मेरा मतलब है, आपको जो भी परेशानी है आप बेझिझक मुझे बता दीजिए। आखिर इस शहर में मैं इकलौता आपका दोस्त हूँ। इस तरह से शंकर बेला से फ्लर्ट करने लगता है और उसे शहर घुमाने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद शंकर बेला से अपने मन की बात कह डालता है, जिसके बाद बेला एक गहरी सोच में पड़ जाती है और अपने रूम में बैठी खुद से बोलती है, शंकर तो सच में बहुत अच्छा इंसान है और मैं जिस शांति और खुशी के लिए पृथ्वी लोक पर आई थी वो खुशी मुझे शंकर के साथ मिल रही है। इसीलिए अब मैं नागलोक कभी नहीं जाऊंगी और पृथ्वी लोक पर शंकर के साथ रहकर खुशहाल जिंदगी जीऊंगी। अगर शंकर को पता चल गया कि मैं नागिन हूँ तो हे भोलेनाथ, मैं क्या करूँ? इस तरह से बेला काफी देर तक सोचती है और फैसला लेती है कि वो अब नागलोक कभी नहीं जाएगी, बल्कि शंकर के साथ शादी करके
अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी बिना शंकर को अपनी सच्चाई बताए। अब बहुत जल्द बेला और शंकर की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बेला की सास रूपा बेला से बोलती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और आज तुम्हें ही सारा खाना बनाना होगा। खाने में कुछ मीठा बना लेना। हाँ, तुम एक काम करना बहू, खीर बना लेना। शंकर को खीर बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर बेला किचन में चली जाती है और खुद से बोलती है, मैंने माँ जी से बोल तो दिया कि मैं सब बना लूंगी, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैं तो नागलोक में राजा की बेटी थी। अब सब कुछ पका पकाया मुझे मिलता था, खाना कैसे बनाऊं? बेला ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसे एकदम से याद आता है कि वो तो एक नागिन है और उसके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं। जिसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बना लेती है। कुछ देर बाद रूपा किचन में आती है और उससे बोलती है, बहू, अगर तुझे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो ना तो तू मुझे। इतना बोलकर रूपा चुप हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि बेला ने अकेले ही इतना सारा खाना बनाया है। ये देखकर रूपा बहुत खुश होती है और बोलती है, वाह बहू, तू तो सच में फास्ट है। चल आजा, हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अब रूपा अपनी बहू के साथ बाहर जाती है और वह सब मिलकर खाना खाते हैं। रूपा को बेला के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। अब इसी तरह से बेला धीरे धीरे अपनी सासू माँ का दिल इस कदर जीत लेती है कि रूपा आग बंद करके बेला पर विश्वास करने लगती है। वहीं दूसरी ओर बेला भी अपनी जादुई शक्ति से सारा काम फटाफट कर दिया करती है। ऐसे ही एक रात बेला किचन में अपने जादू से खाना बना रही होती है कि तभी उसकी दोस्त प्रथा आ जाती है और बेला से बोलती है, बेला, लगता है इंसानों के बीच रहकर तू भूल गई है कि तू एक नागिन है और तू यहाँ बस कुछ दिन की शांति पाने के लिए आई थी, ना कि जिंदगी भर की। देखना बेला, नागलोक में सबको पता चल चुका है कि तू नागलोक से गायब है। सब तुझे ढूंढ रहे हैं। पर प्रथा, अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब यहाँ मेरा अपना परिवार है, शंकर है और मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूँ। और जिस शांति को पाने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आई थी वो मुझे मिल चुकी है। इसीलिए तू नागलोक में जाकर सबको बता दे। अब मैं इंसानों के साथ उनकी दुनिया में रहूंगी और इसके लिए चाहे मुझे अपनी शक्ति ही क्यों ना त्यागनी पड़े। बेला प्रथा से बात कर ही रही होती है कि तभी रूपा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उनसे बोलती है, अरे मैं जिस लड़की को अपनी प्यारी बहू समझती रही वो तो एक नागिन है, नागिन। और कहाँ मैं अपने पोता पोती के सपने देख रही थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे अपनी गोद में सपोलो को खिलाना पड़ेगा। माँ जी, ये सच है कि मैं एक नागिन हूँ। मैं यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आई। मैं तो आप लोगों के साथ इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। बेला बार बार रूपा को समझाती है पर रूपा उसकी एक नहीं सुनती और वो शंकर को घर बुलाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। जिसके बाद बेला बहुत शर्मिंदा होती है और रोने लगती है और शंकर से बोलती है, शंकर, मैं मानती हूँ मैंने आप लोगों को धोखे में रखा, पर मेरा इरादा कभी भी आप लोगों को चोट पहुँचाना नहीं था और ना ही मैंने कभी आप लोगों के साथ कुछ बुरा किया। मैं तो बस सुख और शांति चाहती थी, इसीलिए पृथ्वी लोक पर आई और मुझे वो सुख शांति आपके और माँ जी के साथ मिली। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दूंगी और एक साधारण इंसान बनकर आप लोगों के साथ रहूंगी। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ना रहूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर शंकर बेला से नाराज नहीं होता, उल्टा वो बेला की सच्चाई जानकर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, बेला, मुझे तुम पर विश्वास है। और माँ, आप क्यों बेला से डर रही हैं? अगर बेला को हमारा बुरा ही करना होता तो अब तक आप बेला को सुना नहीं रही होती, बल्कि खुद हमेशा के लिए सो रही होती। बेला तो बस हमारे साथ हमारी तरह रहना चाहती है। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी बेला मेरी बीवी है, इसीलिए मैं उसे अब खुद से दूर नहीं कर सकता। अब रूपा को भी समझ आ जाता है कि बेला भले ही एक नागिन है, लेकिन रूपा को बेला जैसी बहू नहीं मिल सकती। जिसके बाद वो बेला को माफ कर देती है और उसे अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। जिसके बाद बेला
अपनी सारी नागिन शक्तियों को त्याग कर एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जीने लगती है।